बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट CHN2 यूनिट सेफ मदरहुड एंड न्यूबॉर्न रिलेटेड केयर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सेक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लिंक को अपने कोलीग्स, क्लासमेट, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, CHN के बारे में आप लोगों से मैं 2-3 बातें जो है शेयर करता हूँ। इसका जो बुक है ना, सर इब्न अमीन साहब ने जो है लिखा है, तो आप लोग इस बुक को परचेस करें। क्यों? इसलिए कि इसमें लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स है जो वो पेपर में ज़रूर जो है इंक्लूड करेगा। तो अगर आप लोगों ने बुक को रीड नहीं किया तो फिर आप लोग जो है पेपर में आप लोगों को मसले हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप बुक को परचेस करें या एनी फॉर्म में आप लोग जो है अपने पास रखें और इसको रीड करें ताकि कल पेपर में आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मसला ना हो। इसके अलावा भी मैंने ये स्लाइड जो लेक्चर में प्रोवाइड करता हूँ ना, तो ये स्लाइड इसी बुक से रिलेटेड है। बिल्कुल इसी बुक और इस स्लाइड को आप देख लेना तो बुक की बिल्कुल आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें मैं हर कंसेप्ट जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ ताकि कल पेपर में आप लोगों को कोई इश्यू, कोई मसला ना हो। और स्टूडेंट याद रखना, ये चैप्टर मैंने क्यों स्टार्ट की, क्योंकि एक तो एग्जाम को टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया कि इससे काफ़ी सारे MCQs, 15 MCQs हमारे पेपर में आ चुका है। आप लोग पास्ट पेपर 2023 खुद चेक कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। ओके। और दूसरा, इसके बाद जो फैमिली प्लानिंग है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मैं कह सकूं कि 60% पेपर आता है ना, तो ये झूठ नहीं होगा। ओके। तो आप लोग, मैं जो लेक्चर बनाता हूं ना, इसको आप गौर से जो है सुन ले, इसको गौर से जो है देख ले और फिर आप बुक को उठा के इसको आप ओपन कर ले और इसको रीड कर ले। ओके। ताकि फिर पेपर में कोई मसला ना हो आप लोगों के लिए। सेफ मदरहुड एंड न्यू बर्न रिलेटेड केयर, इस चैप्टर में हम माँ और इसके बच्चे के हेल्थ और वेलबींग के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। ओके। कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या आफ्टर बर्थ जो केयर होता है ना, तो हम किस तरह देंगे। ओके। माँ के लिए क्या ज़रूरी है, इसके जो न्यू बर्न है इसका केयर कैसा करना है, तो ये सब चीज़ें जो है हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके। और इसमें जो पोस्टमार्टम केयर होता है ना डिलीवरी के बाद, इसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। इसमें हम ट्राइमेस्टर भी डिस्कस करेंगे, इवन स्टेटिस्टिकल वैल्यूज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके। मदरहुड क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग ए मदर, एक मदर है ना, तो इस पे कौन कौन से, इसके कौन कौन से ऑब्लिगेशंस है, इसके कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो अपने बच्चे, अपनी न्यूबॉर्न के लिए वो लेते हैं। ओके। इसके केयर करना है, इसके न्यूट्रिशंस है, इसके क्लीननेस है, सब चीज़ें जो है इसमें होते हैं। और सिर्फ बेबी के लिहाज से नहीं, इसके अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो डिजीज़ से फ्री हो, वो मतलब अच्छे से जो है खाना खा सके ताकि इसकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो। तो मदर ने खुद की भी और अपने बच्चे की भी जो है केयर करनी है। तो इस चैप्टर में हम इस रिलेटेड जो है डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCH को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। ओके। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें ट्राइमेस्टर्स है हमारे पास, ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड। आइडेंटिफाई माइनर अलाइनमेंट एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो मैनेजमेंट्स है ट्राइमेस्टर 1 में, ट्राइमेस्टर 2 में, ट्राइमेस्टर 3 में, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिस्कस काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, जो मदर की जो डेथ होती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद 42 आवर्स 42 डेज तक। ओके। जो न्यूबॉर्न पैदा होता है ना, तो इसके दौरान जो इसकी डेथ होती है ना रिलेटेड प्रेगनेंसी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। ओके। तो इसके काजेस क्या हो सकती हैं, आइडेंटिफाई हाई रिस्क मदर्स एंड डिस्कस द नीड्स ऑफ रेफरल, डिस्क्राइब द गाइडलाइंस ऑफ एंटीनेटल असेसमेंट केयर एंड टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ मदर फॉर होम डिलीवरी, और इसमें हम होम डिलीवरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके। कि हॉस्पिटल के अलावा जो होम में डिलीवरीज होते हैं आजकल तो बहुत कम होते, लेकिन पहले
बहुत ज्यादा होते थे। डिस्कस द पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस, जो पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस है मदर की या बेबी की, इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द नर्सिंग गाइडलाइंस फॉर पोस्टमार्टम असेसमेंट केयर एंड टीचिंग, एम्फसाइज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना, बाज लोग ये बात करते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव्स को कवर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, मैं वो काम करता हूँ जो आप लोगों के लिए जरूरी होता है। ऐसा तो लगता है कि मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करता हूं। तो ये क्यों इग्नोर करता हूं? क्योंकि सर इब्न अमीन ने या जो स्लाइड्स है ओके जो बनाए हैं, तो इसने उस स्लाइड्स या उस ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ा गया है। तो अगर इसने छोड़ा गया है, पेपर में नहीं आते, तो मैं क्यों इसको डिस्कस करूं? एक तो टाइम कम है, दूसरा जो है आप लोगों का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। तो आप लोग जस्ट जो स्लाइड में है इसको आप समझ जाए ना, तो ये आप लोग के लिए काफी होगी। तो इसलिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करता हूं। ये स्लाइड मेरे अपने नहीं है, ये सर की स्लाइड्स है। मैं जस्ट इसको जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मैं आप लोगों के साथ जो है इसको प्रोवाइड करता हूं, मैं आप लोगों के साथ इसके इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूं। जो मतलब टफ टर्मिनोलॉजी है या जो कंसेप्ट है, मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूं। ओके, सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड क्या है स्टूडेंट्स? मैं जस्ट सिंपल जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सेफ मदरहुड, एक मदर ने खुद को कैसे सेफ रखना है, ओके, और अपने साथ साथ जो है अपने न्यूबॉर्न को कैसे सेफ रखना है, ताकि इसका बच्चा और वो खुद सेफ हो, न कोई डिजीज हो, न कोई मसला हो, न कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तो इसको कहते हैं सेफ मदरहुड। अगर मदर सेफ है तो इसका जो बेबी है ना वो खुद बहुत सेफ होगा। अगर मदर सेफ नहीं है तो इसका बेबी सेफ नहीं होगा। तो ये इसका मतलब है। लेकिन चलिए स्लाइड को डिस्कस करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। द प्रोफेशनल एंड एकेडमिक फील्ड दैट फोकस on the determinants, mechanism and system that promote and maintain the health, safety, well-being। ओके, इसमें हम हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग पे डिस्कशन करेंगे। ओके, ये हमारे पास एक प्रोफेशनल और एकेडमिक फील्ड है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो हेल्थ के जो डिटर्मिनेंट्स है या इसके जो मैकेनिज्म है या जो सिस्टम है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट का मतलब है वो फैक्टर जो आपके हेल्थ को अच्छा भी कर सकता है और आपके हेल्थ को अफेक्ट भी कर सकता है। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है। इसका मैकेनिज्म क्या है, हेल्थ को हम किस तरह जो है मैकेनाइज कर सकते हैं, हेल्थ को हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोटर, ये प्रमोशन, ये क्या है, ये सब डिटर्मिनेंट्स है, मैकेनिज्म्स है और सिस्टम्स है। ओके, appropriate development of mothers and their children in community and societies in order to enhance the future health and welfare of society and subsequent generations। ओके, तो मदर के हमने ख्याल रखना है, इसके केयर प्रोवाइड करना है, डिजीज से फ्री करना है। तो अगर इसकी हालत सही है तो इसका जो बेबी है वो खुद बहुत ठीक होगा। तो ये हमारे पास कि ये सेफ मदरहुड है। और स्टूडेंट याद रखना, ये डिफिनेशन किसने किया है? ये डिफिनेशन किया है अलेक्जेंडर ने 2024 में। तो स्टूडेंट ये बात आप लोग याद रखिए ना कि पेपर में ये भी आता है, हमारे पेपर में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं पेपर्स को। ओके, मैं आप लोगों को जो है गाइड करता हूं कि किस तरह आप लोगों के पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये डिफिनेशन दिया होगा और आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किसने ये डिफिनेशन दिया है। ये आपको कह सकता है कि अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर 2004 यू कैन डिफाइन सेफ मदरहुड, और नीचे जो है 4 ऑप्शन में डिफिनेशन दिया हो। आजकल तो एग्जाम भी कंप्यूटराइज है ना, तो अगर कंप्यूटराइज है तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग जो है स्टेटमेंट्स वो देते हैं ऑप्शंस में। तो आप लोगों ने जो है घबराना नहीं है सबसे पहले, और आप लोगों ने जो है सोच समझ के जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये अलेक्जेंडर 2004 में जो है ये डिफिनेशन जो है किया है। तो स्टूडेंट ये चीजें आप लोग जो है ज़हन नशीन कर ले। सेफ मदरहुड में क्या है? Safe motherhood is a woman ability to have a safe and healthy pregnancy and delivery। Safe motherhood में क्या होता है? ये एक वुमेन की, एक फीमेल की वो एबिलिटी है जो एक सेफ और हेल्थी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को अंजाम दे। तो ये क्या है? ये हमारे पास सेफ मदरहुड है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें स्टूडेंट्स। सेफ मदरहुड इज ए वुमेन एबिलिटी, ये फीमेल की वो एबिलिटी है, वुमेन की वो एबिलिटी है जो एक हेल्थी प्रेगनेंसी और डिलीवरी जो सेफ तरीके से जो है वो डिलीवर कर सके, तो इसको सेफ मदरहुड कहते हैं। ओके, अगर डिलीवरी में कोई मसला है या प्रेगनेंसी में कोई मसला है तो ये सेफ मदरहुड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नियरली एवरी मिनट, हर मिनट में 1 वुमेन डाइज फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ओके, हर मिनट में एक वुमेन जो है इसके डेथ होती है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस या
चाइल्ड बर्थ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना, 1 मिनट में 1 वुमेन की जो है डेथ होती है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि कितने मिनट्स में और कितनी वुमेन्स की डेथ होती है और किस वजह से होती है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ये एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है 2017 में। दिस इज मोर देन 5 लाख वुमेन डाइंग ईच ईयर। हर ईयर जो है, हर साल 5 लाख से ज्यादा वुमेन की जो है डेथ होती है। 99% ऑफ दिस डेथ ऑकर इन डेवलपिंग वर्ल्ड। और स्टूडेंट याद रखना, ये जो 99% जो है डेथ होती है ना, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड में होता है। एक है डेवलप्ड वर्ल्ड, एक है डेवलपिंग वर्ल्ड। ओके, डेवलप्ड कंट्री वो है जो ऑलरेडी डेवलप है, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राजील है। इस तरह के जो है ये डेवलप्ड कंट्री है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसमें हॉस्पिटल्स, फैसिलिटीज सब कुछ जो है मौजूद है। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो डेवलप नहीं है, अभी जो है डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। तो इस तरह के जो ममालिक हैं, ये क्या है, डेवलपिंग वर्ल्ड है। ओके, तो 99% ये जो डेथ्स होती है ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड में होते हैं, ना कि डेवलप्ड। ओके, 99%। सेफ मदरहुड इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये जो सेफ मदरहुड है ना, तो ये प्राइमरी कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। स्टूडेंट ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम डिस्कस करते हैं आगे स्लाइड्स में, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ओके, तो याद रखना ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो ये सेफ मदरहुड है। ओके, ये आप लोग जहन नशीन, क्योंकि ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है 2020 में। सेफ मदरहुड इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्राइमरी कंपोनेंट है ना, तो ये सेफ मदरहुड है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है सेफ मदरहुड इनिशिएटिव हिस्ट्री। सेफ मदरहुड की जो इनिशिएटिव हिस्ट्री है ना, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम जो है 1987 में ये स्टार्ट हुआ। सेफ मदरहुड इनिशिएटिव लॉन्च्ड नैरोबी, कीनिया। ओके स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है और बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है आप लोग पेपर लिहाज से जो है आप लोग नोट कर लें। ओके, 1987 में क्या हुआ, 1987 में सेफ मदरहुड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। ओके, कहाँ से, कीनिया से। ओके ओके, और इसके बाद 1997 में सेफ मदरहुड 10 एनिवर्सरी कोलंबो में, श्रीलंका में ये हुआ है। ओके, 10 एनिवर्सरी मतलब 1987 से 10 साल बाद 1997 में। और फिर 2007 में क्या हुआ, वुमेन डिलीवर इनिशिएटिव 20th एनिवर्सरी लंदन, ये लंदन में फिर हुआ। इससे पहले श्रीलंका में कोलंबो में हुआ था, और इससे पहले ये जो स्टार्ट हुआ था ना इनिशिएटिव, तो ये 1987 में। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ जो है आप लोग याद रखिए। पिलर्स ऑफ सेफ मदरहुड, मदरहुड की जो सेफ मदरहुड की जो पिलर्स है ना, पिलर्स क्या होते हैं, जो हम मतलब अपने रूम को या किसी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए जो हम पिलर्स देते हैं, तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के पिलर्स है, आप लोग देख सकते हैं। ये पिलर्स है ना या नहीं है, तो 6 पिलर्स है ऑफ सेफ मदरहुड के। स्टूडेंट ये भी एमसीक्यूज आ चुका है हमारे पेपर में कि कितने पिलर्स है मदरहुड के, सेफ मदरहुड के, तो 6 पिलर्स है। ओके, इसमें नंबर फर्स्ट जो है एफपी है। एफपी क्या है, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। ओके, सेफ मदरहुड की फैमिली प्लानिंग। और इसके बाद एएनसी एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर। ओके, इसके बाद ऑब्स्टेट्रिक केयर, ऑब्स्टेट्रिक केयर। इसके बाद पीएनसी पोस्ट नेटल केयर। ओके, इसके बाद पोस्ट एबॉर्शन केयर। और फिर एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कंट्रोल। ओके, तो ये सब हमारे पास जो है पिलर्स है, और इन पिलर्स के नाम भी आप लोग जो है रिमेंबर रखें, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। ओके, तो ये क्या है, सेफ मदरहुड इन पिलर्स पे जो है खड़ा है। अगर ये पिलर्स नहीं है तो सेफ मदरहुड ज़मीन पे होगा। ओके, कम्युनिकेशन फॉर बिहेवियर चेंज, प्राइमरी हेल्थ केयर, एक्विटी एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। ओके, ये सब चीज़ें जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कितने पिलर्स हैं, 6 पिलर्स हैं, और इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स एंड कपल्स हैव informations and services to plan the timing, number and space of pregnancies। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों ने
फैमिली प्लानिंग को जो है जानना है कि व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग हमारे पास ये है कि एक हस्बैंड और वाइफ मतलब कपल्स आपस में बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करें कि बच्चा हम किस तरह पैदा करें, कब पैदा करें, और फिर इसके लाइफ के बारे में आप सोच लें कि अगर मैंने बच्चा पैदा किया तो आगे इसका क्या होगा। तो इस तरह ये तो एक सेफ्टी है ना कि आप सोच लें अपने बच्चे के बारे में कि मैंने पैदा करना है, कब पैदा करना है, ओके, टाइमिंग क्या है, कितने पैदा करना है, और दो बच्चों के बीच में या प्रेगनेंसी के बीच में कितना स्पेस जो है देनी है। तो ये तो एक अच्छी बात है। आप लोग जो है ये आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव्स है, एक प्री प्लान है, और जिस चीज़ का प्लान होता है तो वो कामयाब होता है, जिस चीज़ का प्लान नहीं होता वो कामयाब नहीं होता है। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग जो है ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल या कपल्स जो है इंफॉर्मेशन या सर्विसेज को प्लान करे कि किस टाइम जो है इसने बच्चा पैदा करना है, कितने जो है पैदा करनी है, और दोनों के बीच में कितना स्पेस जो है देनी है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इस्लामी ममालिक है या ज़्यादातर पाकिस्तान में इस चीज़ पे जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है इसको मतलब गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन ये बज़ाते खुद कोई गलत चीज़ नहीं है। ये एक प्लानिंग है, फैमिली के बारे में एक प्लानिंग है कि हमने किस तरह फैमिली को चलाना है। इसके अलावा भी अगर आप घर को देखें तो बाप कहता है कि हम घर को किस तरह चलाएं, ये बच्चा जो है ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये वो काम करेगा, ये मुझे इतना पैसे देगा, इतना पैसे देगा, हम घर खरीदेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, कार लेंगे। तो इस तरह हर चीज़ के प्लानिंग होते हैं। तो अगर फैमिली की प्लानिंग हो जाए तो इसमें क्या हरज है, ओके। तो इसलिए ये टाइमिंग है, नंबर है और स्पेस है फैमिली सॉरी प्रेगनेंसी के, ओके, और बेबी के। एंटीनेटल केयर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस वेयर पॉसिबल एंड इंश्योर दैट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी आर डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। एंटीनेटल केयर में हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसको हम जो है देखते हैं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं अर्ली, और फिर इसको हम जल्दी जो है ट्रीट करते हैं ताकि आगे जो है फ्यूचर में कोई मसला ना हो बेबी के डिलीवरी के बाद, ओके। क्लीन एंड सेफ डिलीवरी। क्लीन और सेफ डिलीवरी क्या है? To ensure that all birth attendants have the knowledge, skill and equipments to perform a clean and safe delivery and provide postpartum care to mother and baby। ये क्लीन एंड सेफ केयर क्या है, डिलीवरी क्या है? जो भी आपके डिलीवरी में काम करता है, इसका जो ड्यूटी है आपके डिलीवरी में, तो वो जो है क्या होना चाहिए, इसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं ना वो क्लीन और सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इससे पहले जो है HIV या हैप बी पेशेंट जो है इसने ट्रीट किया है, इसके लिए जो है सर्जरी किया है, या इसके लिए जो है डिलीवरी किया है, और फिर वो चीज़ें जो है आप के लिए यूज़ करें, तो ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। ये जो है आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो क्लीन एंड सेफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी एंड प्रोवाइड पोस्टमार्टम केयर टू मदर एंड बेबी, और इसके साथ साथ जो है मदर और बेबी के लिए जो पोस्टमार्टम केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पोस्टमार्टम केयर क्या है? पोस्टमार्टम जब बच्चा पैदा होता है ना, इसके बाद जो हमारे जो गरीरे है ना, तो इसमें लोग कहते हैं कि 40 डेज़ है, 50 डेज़ है, तो इस तरह इसको पोस्टमार्टम केयर कहते हैं, ओके। तो पोस्टमार्टम केयर क्या है? जब बच्चा पैदा होता है ना तो मदर ने क्या करना है, ओके, इसके केयर करना, ख्याल रखना, अच्छे से खाना खाना, ओके। ये सब जो है इसकी वजह से जो इसका बेबी जो है वो भी स्ट्रांग होगा, ओके। Controls or essential of obstetric care। Essential obstetric care क्या है? To ensure that essential care for high risk pregnancy and complications is made available to all women who need it, okay। ये क्या है? इसमें हम जो है क्या करते हैं, एसेंशियल केयर है। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ना, हाई रिस्क जो बेबी के जो बहुत सारे जो है मसले हैं, या मदर को बहुत सारे मसले हैं, कॉम्प्लिकेशन है, ओके। तो इसी दौरान जो एसेंशियल केयर होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। तो इसको जो है हम इसलिए जो है हम ऑब्स्टेट्रिक केयर जो है इसके लिए अहमियत के हामिल जो है करार देते हैं, ओके। इज़ मेड अवेलेबल टू ऑल वुमेन हु नीड इट, और इस वुमेन के लिए ये ज़रूरी है जिसको बहुत ज़्यादा नीड हो, ओके। इसमें पोस्ट नेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर, ओके। पोस्ट एबॉर्शन केयर, एबॉर्शन हुआ है
ओके, एबॉर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? एबॉर्शन ये है कि एक फीमेल ये चाहता है कि मेरे बिली में जो या मेरे यूटेरस में जो बेबी है, मैं इसको जो है वक्त से पहले जो इसको ख़त्म करता हूँ। ओके, तो इसको एबॉर्शन कहते हैं। तो एबॉर्शन के बाद जो केयर है, या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कंट्रोल है, ओके, ये सब जो है इसमें ऑब्स्टेट्रिक केयर में जो है ये चीज़ें फाल करती है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे पहले मैंने डिस्कस किया ना कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये है स्टूडेंट्स WHO के मुताबिक कि एक बंदा अगर ऐसा है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है या रिप्रोडक्टिव इलनेस है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिहाज से जो मसले हैं, अगर एक बंदे में ये नहीं है, तो पहले ज़माने में ये जो है कंसिडर करता था कि वो बंदा जिसको कोई इश्यूज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, मतलब एक बंदा है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, मतलब इसको न कोई डिजीज़ है रिप्रोडक्शन के, न कोई मतलब मसला है, तो इसको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थी कहा जाता था। लेकिन आजकल ये डिफिनेशन जो है रिजेक्ट हुआ है। अगर एक बंदा कंप्लीट फिजिकल, कंप्लीट मेंटल और कंप्लीट सोशल वेलबींग जो है इसका है, और इसके साथ साथ जो है इसका रिप्रोडक्टिव डिजीज़ भी नहीं है, तो इस बंदे को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी कह सकते हैं। अगर एक बंदा मेंटली भी ठीक है, सोशली भी ठीक है और रिप्रोडक्टिव डिजीज़ भी नहीं है, लेकिन फिजिकली वो फिट नहीं है, तो इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं कह सकते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? ये एक कंबाइंड टर्म है। इसमें क्या है? कंप्लीट फिजिकल, कंप्लीट मेंटल और कंप्लीट सोशल वेलबींग, और इसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिजीज़ और इलनेस, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ओके, अगर एक बंदा जो है इसको रिप्रोडक्टिव डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसका फिजिकल, मेंटल या सोशल वेलबींग मसला है, तो इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी नहीं कह सकते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्वॉल्व ऑल दी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारे पास जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और सिस्टम्स, जितनी भी ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस होते हैं ना, ये सब इसमें होते हैं। Reproductive health addresses the reproductive processes, functions and system at all stage of life। स्टूडेंट ये याद रखना कि ये डिफिनेशन किसने किया है, ये किसने किया है, तो ये WHO 1994। ओके, ये ऑलरेडी हमारे पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो है ये बातें शेयर करता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स द एरिया ऑफ सेक्चुअल हेल्थ। सेक्चुअल हेल्थ के जितनी भी एरियाज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है या सेटिस्फाइंग है या सेफ सेक्स लाइफ है, ओके, तो इन सब को जो है आप लोगों ने एरिया ऑफ सेक्चुअल हेल्थ में जो है डालना है। सेक्चुअल हेल्थ में जो सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फाइंग क्या है? क्या आप सेक्स से सेटिस्फाई है या नहीं है? आप जो सेक्स करते हैं क्या आप लोग सेटिस्फाइड है या नहीं है? सेफ सेक्स लाइफ, सेफ सेक्स लाइफ क्या है? वो सेक्स जो सेफ हो। ओके, आप लोग कंडम यूज़ करें जब कफल जो है सेक्स करते हैं, ओके, इंटरकोर्स करते हैं, तो इसके दौरान अगर आप लोग कंडम यूज़ करें तो कोई STD या HIV या एड्स की कोई जो है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ओके, लेकिन अगर कोई बंदा जो है ना कंडम यूज़ करते हैं, ना सेफ्टी यूज़ करते हैं और न कोई मतलब कोई और फेल्स यूज़ करते हैं, तो इसका जो सेक्स है ना तो वो सेफ सेक्स नहीं होता है। ओके, तो सेफ सेक्स कौन सा सेक्स है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास any sexual contact that protect you and your sexual partner against sexual transmitted infection and unplanned pregnancy। ओके, ये आप लोग जो है अनप्लान प्रेगनेंसी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से जो है बचाते हैं आपको और आपके जो सेक्सुअल पार्टनर है। ओके, और इसमें जो है हमारे पास जो है ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। स्टूडेंट ये रिप्रोडक्टिव फ्रीडम क्या है? रिप्रोडक्टिव फ्रीडम हमारे पास इंडिविजुअल का वो हक है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है डिसीजन लेगा। अगर मेल है वो भी ले सकता है, फीमेल है वो भी ले सकता है। फीमेल किस तरह ले सकता है? फीमेल को पता है कि मेरा यूटेरस में ये मसला है, मैं जो है ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, डॉक्टर ने भी इसे जो है कहा है और इसको कुछ खास प्रॉब्लम्स है, तो वो एबॉर्शन कर सकते हैं। ओके, या इसके जो है फर्टिलिटी कोई ट्रीटमेंट के मसले हैं तो वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी कर सकता है। ओके, या इसको कोई और प्रॉब्लम्स है तो इसको आप जो है रिप्रोडक्टिवली आप इसको एजुकेट कर सकते हैं। इस तरह नहीं है, हमारा जो पठान माशरा है ना तो इसमें इन चीज़ों पे पाबंदियाँ हैं कि फ़ीमेल जो है ना एबॉर्शन कर सकता है, ये जो है न फर्टिलिटी की जो है ट्रीटमेंट कर सकता है, बस एक फ़ीमेल जिस तरह है बस है।
फिर लोग इसके पीछे जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हो। इन चीज़ों को आप लोगों ने इग्नोर करना है, आप लोगों ने वो काम करना है जो आप लोगों के हक है। तो ये रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है, इसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप लोगों की जो मेथडोलॉजीज़ है, ये आप लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इसको आप लोगों ने जो है यूटिलाइज करनी है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव फ्रीडम क्या होता है? इंडिविजुअल का वो हक जो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है डिसीजन ले, चाहे वो कहते हैं मैं अबॉर्शन करता हूँ, चाहे वो कहते हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं करता हूँ, चाहे वो कहता है कि मैंने जो है छुट्टी करनी है, मैंने जो है इतना स्पेस रखना है बच्चों के बीच में क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कर सकता है इस तरह। ओके, सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड क्या है? सेफ प्रेगनेंसी है, सेफ चाइल्ड बर्थ है, या सेफ हेल्थी चिल्ड्रन है। ओके, people are able to have a satisfying and safe sex life, and they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. Okay, people जो है, लोग जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि सेटिस्फाइंग और सेफ सेक्स लाइफ हो इसका। ओके, सेटिस्फेक्शन इसके लिए ज़रूरी है सेक्स के, और सेफ सेक्स जो है ज़रूरी है लाइफ में, ताकि इसको कोई डिजीज़ कोई प्रॉब्लम्स ना हो और वो सेटिस्फाइड हो। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हुआ। मेन एंड वुमेन हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड टू हैव एक्सेस टू सेफ, effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice to that or not against the law. Okay, वो फैमिली प्लानिंग की मेथड्स जो एक्सेप्टेबल हो, अफोर्डेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, सेफ़ हो, और आपके मुल्क के जो कानून है इसके ख़िलाफ़ ना हो, तो आप लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ये मैन और वुमेन दोनों को जो है इसके राइट है, इसके हक है। Men and women should have access to appropriate healthcare services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth, as well as to provide couple with the best chance of having a healthy infants। और मैन और वुमेन ने अपने हेल्थ और अपने प्रेगनेंसी और अपने जो मतलब जितनी भी लाइफ है बेबी के पैदा होने तक, तो इसने लिहाज रखना है, इसने जो है सेफ्टी बरकरार रखना है, ख्याल रखना है। तो इसके बीच में जो है क्या होगा, हेल्थी इन्फेंट जो है पैदा होगा। ओके, women should go through pregnancy and childbirth without danger to themselves or their children. Prevention of unintended pregnancies and disease spread through sexual intercourse, जो sexual intercourse करता है, और अगर वो क्या करते हैं, इसको नॉलेज है, वो प्रिवेंट कर सकता है, तो जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है ना या डिजीज़ है, तो वो इसको प्रिवेंट कर सकता है अगर वो सेफ जो है सेक्स कर ले। ओके, कंडम यूज़ कर ले एट्सेट्रा, तो वो प्रिवेंशन कर सकता है। The well-being of men, women and young people as concern their reproductive function through the lifespan. ओके, और इन सब को जो है ज़रूरी है मेन, वुमेन और यंग पीपल्स को कि वो अपने रिप्रोडक्टिव फंक्शंस का लिहाज रखे, इसको जो है सेफ रखे, इसको जो है इस पे ख्याल रखे। MCH सर्विस, MCH सर्विस डिफिनेशन, MCH क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ओके, जो मैटरनल मदर है और चाइल्ड है, इसके जो हेल्थ है ना, इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह हम डिजीज़ को प्रिवेंट करें, प्रोमोट करें हेल्थ को, और थेराप्यूटिक या रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी जो है हम प्रोवाइड करें मदर और चाइल्ड के लिए। अकॉर्डिंग टू WHO ने एक डिफिनेशन किया है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की। ओके, प्रोमोटिंग, प्रिवेंटिंग, थेराप्यूटिक और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी और केयर फॉर दी मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड के लिए इसका जो हेल्थ है इसको प्रोमोट करना है, इसका जो डिजीज़ है इसको प्रिवेंट करना है, और इसके साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप रखना है ताकि एजुकेट करे इसको या इसका ट्रीटमेंट किया जाए, और अगर इसको कोई डिजीज़ है तो इससे इसके रिहेबिलिटेशन कैसे करना है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, MCH सर्विसेज है। ओके, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। The MCH maternal and child health program aim to achieve the following objectives। इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये अचीव जो चाहते हैं ना, तो ये पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फैमिली प्लानिंग, तो आप लोगों ने फैमिली प्लानिंग अच्छे से जो है करनी है। मैटरनल, न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो मैटरनल मदर के हैं या न्यूनेटल हैं या चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, इसको सही से आप लोगों ने यूटिलाइज़ करनी है, इसको सही से आप लोगों ने यूज़ करनी है, खर्च करनी है। इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड वाटर। ओके, वाटर जो है आप लोगों ने सही से जो है
लेनी है, न्यूट्रिशन लेनी है, सैनिटेशन सही से करनी है, जो वाटर के डिलीवरी है या हाइजीन प्रैक्टिस है, इन सब चीज़ों का आप लोगों ने लिहाज रखना है, तो आप MCH को जो है सही से इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम टू इनेबल सस्टेनेबिलिटी, अपना जो हेल्थ सिस्टम है इसको आपने स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। रिडक्शन ऑफ मैटरनल, प्रीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, आप लोगों ने क्या करना है, मदर या इन्फेंट या चाइल्डहुड जो है इसकी जो मैटरनिटी है, ओके, या जो मोर्टेलिटी है या मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी क्या है, डेथ रेशो है, और मॉर्बिडिटी डिजीज रेशो है, तो आप लोगों ने मदर या चाइल्ड के जो मोर्टेलिटी है या मॉर्बिडिटी है इसको आप लोगों ने रिड्यूस करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं MCH के। न्यूट्रिशियस डाइट टू चाइल्ड, चाइल्ड को न्यूट्रिशियस डाइट देनी है, इसमें न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब ज़्यादा हो, या जो है इसमें फैट्स ज़्यादा हो, ओके। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव MCH सर्विस इज लाइफ लॉन्ग हेल्थ, और ऑब्जेक्टिव्स आप MCH सर्विसेज किया है, MCH सर्विसेज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अल्टीमेट वो किया है, लाइफ लॉन्ग हेल्थ है। स्टूडेंट ये आप लोग याद रखें MCQs पॉइंट अभी से, ये ऑलरेडी आ चुका है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH सर्विसेज एज लाइफ लॉन्ग हेल्थ, और इसके साथ साथ कुछ और भी दिया होगा तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। टारगेट्स ऑफ MCH सर्विसेज, MCH सर्विसेज के हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स होते हैं, ओके। MMR है, MMR में क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना होना चाहिए, बिलो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ओके। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये 60 से बिलो होना चाहिए। डेथ रेट ऑफ 1 4 एज ग्रुप, 1 से 4 साल तक जो एज ग्रुप्स है ना, इसके डेथ रेट कितना होना चाहिए, बिलो 10 से कम होना चाहिए। साइज ऑफ फैमिली अगर 2 to 3 मेंबर्स है। बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड मिनिमम कितना होना चाहिए, 2500 GM होना ज़रूरी है। तो ये टारगेट्स है MCH सर्विसेज के। इसमें नंबर फर्स्ट के MMR कितना होना चाहिए, बिलो 2, IMR कितना होना चाहिए, 60 से बिलो, और डेथ रेट्स कितना होना चाहिए, 10 से कम। फैमिली के साइज़ कितना चाहिए, 2 to 3 मेंबर्स। बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम 2500 ग्राम, ओके। तो स्टूडेंट ये क्राइटेरिया है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि MCH सर्विसेज के लिए टारगेट्स कितने हैं, तो ये टारगेट्स आप लोग याद रखें, से मुख्तलिफ किस्म के 2 to 3 MCQs आ सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो इसको हम डिस्कस करते हैं, और सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं, इमोशनली भी, ओके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी गोज थ्रू मैनी इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। स्टूडेंट ये MCQs हमारे पेपर में आ चुका है कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की बॉडीज़ इमोशनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस से जो है गुजर जाती है। तो MCQs में इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन कौन से चेंजेस से जो है गुजर जाती है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल। तो ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखें, इसमें इमोशनल और फिजियोलॉजिकल है। इमोशनल इसलिए कि इसके जो हार्मोन फ्लक्चुएशंस है ना, तो वो चेंज होती है, ओके। ऑक्सीटोसिन लेवल, मेलाटोनिन लेवल, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ग्रोथ हार्मोन्स, ACTH, मुख्तलिफ किस्म के जो है इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन है, एस्ट्रोजीन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, और इस तरह जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, इसके बॉडी में जो है मुख्तलिफ किस्म के, इसके बिली जो है वो, इसके साइज़ इंक्रीज़ होता है, इसके हार्ट रेट ज़्यादा, इसके जो है RR रेस्पिरेटरी रेट, ये सब चीज़ें जो है इसमें चेंजेस आते हैं, ग्लूकोज लेवल कम होता है। दिस चेंजेस और नेचुरल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के नेचुरल पार्ट है, चेंजेस है, एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प इन कोप विद देम। और इसको एक फ़ीमेल अगर सही से कोप कर सकते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मल बात है, ओके। प्रेगनेंसी इज़ मोर देन जस्ट द ग्रोथ ऑफ द यूटेरस एंड द एम्ब्रो, और प्रेगनेंसी सिर्फ ये नहीं है कि यूटेरस के ग्रोथ हुआ है या एम्ब्रो के जो है ग्रोथ हुआ है, नहीं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के इमोशनल और फिजियोलॉजिकल जो है और फिज़िकल चेंजेस जो है बॉडी में आते हैं, ओके। इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों ने ट्राइमेस्टर को जानना है कि व्हाट इज ट्राइमेस्टर। ट्राई मीन 3, मेस्टर मीन सेमेस्टर, ओके। ट्राइमेस्टर
ट्राई मीन 3, मेस्टर मीन ड्यूरेशन, 3 मंथ्स ड्यूरेशंस। ओके, तो बेबी की जो मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी से पहले जितना भी टाइम होता है ना मदर की, जो बेबी जो है डिलीवर करता है, तो ये 9 मंथ्स उमूमन ह्यूमन के होते हैं। ओके, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ह्यूमन के 9 मंथ्स होते हैं। तो ये 9 मंथ्स जो है रिसर्चर ने जो है इसको डिवाइड किया है 3 पे। ओके, तो 3 मंथ्स जो है आते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ और, सेकंड 3 मंथ्स में कुछ और, थर्ड 3 मंथ्स में कुछ और। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी। ओके, तो इसमें क्या होता है, बेबी बिगिन टू ग्रो, इसमें बेबी जो है इसके ग्रोथ होते हैं। तो ये सिंपल बात है। इंक्रीज यूरिनेशन, तो अगर बेबी ग्रोथ ज़्यादा है तो यूटेरस पे जो है, यूटेरस जो है प्रेशर लगाता है यूरिनरी ब्लैडर पे, तो ज़रूरी बात है यूरिनेशन ज़्यादा होगी। चेंजेस विथ स्किन एंड हेयर, और इसके जो स्किन है इसमें भी चेंजेस होते हैं और इसके हेयर में भी जो है चेंजेस होते हैं। स्किन में किस तरह चेंजेस होते हैं, इसके बॉडी में एक मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस होते हैं। इस वजह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एकन जो है होते हैं, इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन होता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से। तो इसकी वजह से एकन ब्रेक आउट होते हैं स्किन पे, स्मॉल स्मॉल डार्ट सा होते हैं। ओके, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होते हैं। और ड्राई स्किन होता है, और इसके अलावा जो वेरिकोस वेन है ना, वेरिकोस वेन जो है हमारे बॉडी में, तो इसके जो ब्लड वॉल्यूम है ना हमारे बॉडी में या फीमेल की बॉडी में, तो ये इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से प्रेशर होता है वेन में, तो वेन जो है विजिबल होते हैं। ओके, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन में जो है एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, और इसके बाद जो है हेयर, तो हेयर जो है क्या होते हैं, थिकर हेयर होते हैं। इसमें हार्मोनल चेंज और हेयर ग्रोथ जो है स्टिमुलेट करता है। और हेयर जो है क्या होते हैं, इसके जो थिकनेस है ना वो ज़्यादा होता है, थिकर होता है, और हेल्थियर होते हैं। जो फीमेल के हेयर होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। ओके, प्रेगनेंसी के दौरान ये आप लोग याद रखिए। और इंक्रीज़ हेयर ग्रोथ जो है इंक्रीज़ होता है, क्यों और कहाँ पे, फेस पे, चेस्ट पे और एब्डोमेन पे, आर्म्स पे, मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे जो है हेयर्स निकलना शुरू होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, थिकनिंग वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन क्या है स्टूडेंट्स, एबो बिली बटन जो है एक लाइन होता है फीमेल की, तो इसको वेस्ट लाइन कहते हैं। ओके, अगर ये मैं कहूँ कि ये फीमेल की ये इस तरह जो है, ये फीमेल की क्या है, ये इसकी बिली है ना, ये तो ये बिली है, और ये इसके जो है ब्रीस्ट एरिया है। तो यहाँ पे एक लाइन होता है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको वेस्ट लाइन कहते हैं। ओके, तो ये यूटेरस की वजह से जो है ज़्यादा कम हो सकती है। ओके, तो थिकनिंग वेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन जो है इस तरह थिक होता है। क्यों थिक होता है, इसलिए कि यहाँ पे यूटेरस जो है इंक्रीज होता है डे बाय डे, तो इसलिए वेस्ट लाइन जो है थिकन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाजिया एंड फैटीग, इसमें जो है नाजिया भी होते हैं, फैटीग भी होते हैं। नाजिया होते हैं लेकिन विदाउट वोमिटिंग, इसमें बंदा जो है वोमिटिंग नहीं करता है, लेकिन जस्ट नाजिया होता है। नाजिया क्या होता है, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG हार्मोन जो होते हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, और वो नाजिया को ट्रिगर करता है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ड्रोनिस जो है कास होता है, ड्रोनिस। ओके, चक्कर जो होता है ना इंसान की बॉडी, वो चक्कर होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रोनिस कहते हैं। तो इस वजह से इसको पेटीक होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमारे पास जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, यहाँ पे लिखा है, ये मैं क्लियर करता हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। ये आप देख लें, ब्रीज चेंजेस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, ज़रूरी बात है। और कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस होते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज़ होता है। ओके, रिस्पायरेटरी चेंजेस होता है, और एंटागोमेट्री चेंजेस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। मस्कुस्केलेटल चेंजेस ये मोस्टली जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। और एब्डोमेन एंड यूट्रीन चेंजेस ये भी होते हैं, जो वेस्ट लाइन इंक्रीज तक होता है। ओके, किस वजह से होता है, पेल्विक चेंजेस होता है, पेल्विक जो है थोड़ा सा इंक्रीज होता है इस तरह। तो ये प्रेगनेंसी की जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड 3 मंथ्स में क्या होता है, 4 मंथ से 6 मंथ तक वेट गेन होता है। ओके, वेट गेन बेबी का भी होता है और फीमेल का भी होता है। अगर बेबी का होता है तो फीमेल का ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, क्यों, इसलिए कि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा से जो है एनर्जी
प्रोड्यूस करता है। हार्ट बर्न होता है, क्यों? यूटेरस जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, तो इसने जो है इंटेस्टाइन पे जो है प्रेशर डाला है, इंटेस्टाइन स्टमक पे प्रेशर डालता है, तो इसलिए ये सिस्टम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो हार्ट बर्न भी होता है। लेग क्रैम्प, लेग क्रैम्प क्या हो? सडन शॉप पेन इन द लेग, लेग में सडन शॉप पेन होता है। ओके, किस वजह से? मुख्तलिफ किस्म के वजूहात है इसके। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज़ होता है वेन में, ओके, इस वजह से भी हो सकते हैं, या इसके जो एम्बेलेंसेस होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो भी हो सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल जो है डिस्टर्ब होता है, या नर्व कंप्रेशन होता है। किस वजह से? जब यूट्रीन ग्रोथ होता है ना, तो वो लेग्स के जो नर्व है ना इसको कंप्रेस करते हैं, तो इस वजह से ये जो लेग्स होते हैं ना फीमेल के, वो सही से काम नहीं करता। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। लास्ट वन हमारे पास है पेल्विक रिलैक्सिस कॉजिंग एसआई डिस्कम्फोर्ट। एसआई मीन सेक्रोइलिक जॉइंट डिस्कम्फोर्ट। सेक्रोइलिक जॉइंट क्या है? ये सेक्रो और इलियक के बीच में एक जॉइंट होता है। ओके, तो इसमें जो है मसले होते हैं, डिस्कम्फोर्ट आता है इसमें। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेक्रोलिक जॉइंट डिस्कम्फोर्ट कहते हैं। यहाँ पे फिर पेन होता है। ओके, तो पेल्विक रिलैक्स काजिंग एसआई डिस्कम्फोर्ट। ओके, तो पेल्विक रिलैक्स होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास है ये 7 मंथ से 9 मंथ्स तक होता है। ओके, तो इसमें रैपिड ग्रोथ ऑफ बेबी की रैपिड ग्रोथ होता है, वेट गेन होता है बेबी की भी और फीमेल की भी, और बैक एचेस, बैक जो है इसमें एक होता है, दर्द होता है, पेन होता है। स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स, इसके हैंड स्वेल होते हैं, लेग्स और फीट्स। ओके, ब्रीथलेसनेस, ये मैंने जो है डिस्कस किया ना कि किस तरह जो है वेन जो है प्रेशर ज़्यादा है इसमें ब्लड की, और वेन जो है विजिबल होते हैं, ये मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिस्कस किया ना। ब्रीथलेसनेस होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। क्यों यूरिनेशन होता है? इसलिए यूरिनेशन में कॉमन सेंस है ना, क्योंकि बेबी के साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है, यूटेरस इंक्रीज़ होता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर पे जो है प्रेशर डालता है, तो इस वजह से जो है क्या होता है, ये जो है मसले होते हैं। ओके, और इसमें जो है ब्रीस्ट 1-2 फोन जो है इसके साइज़ इंक्रीज़ होता है। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज़ में आ चुका है हमारे पेपर में। ओके, ब्रीस्ट साइज़ कितना इंक्रीज़ होता है? 1 to 2 पाउंड्स। बेबी का 6 to 8 पाउंड्स। ओके, प्लेसेंटा का 1 to 2 पाउंड्स, यूटेरस का 1 to 2 पाउंड्स, एमनियोटिक फ्लूइड्स 2 to 3 पाउंड्स। ओके, और टोटल वेट गेन कितना होता है? 25 to 35 पाउंड्स। ये पेपर में आ चुका है 2023 में, आप लोग पास पेपर चेक कर सकते हैं। योर ब्लड 3 to 4 pounds, your protein and fat storage 8 to 10 pounds, your body fluids 3 to 4 pounds। स्टूडेंट, ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखिए। ओके, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है थर्ड ट्राइमेस्टर। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है एमेनोरा, सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, कल डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी एमसीक्यूज़ है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है लेंथी होता है, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।